क्वेश्चन नंबर 6 की जगह पर हम अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बजाय एक डेरिवेशन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर या तो परावर्तन की व्याख्या पूछता है या अपवर्तन की व्याख्या पूछता है। तो इसमें हम अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने परावर्तन की व्याख्या को देखा था। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे एक हमारा m और m डैश अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर कोई PQ तरंगाग्र आपतित है। ठीक है, जो किसी टाइम पर इसका अगर P वाला सिरा A पर पहुंचता है तो उस समय Q वाला सिरा कहाँ पहुंचेगा, B पर। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि इसकी निर्वात में पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमने कह दिया n1 और दूसरा माध्यम इधर है तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, n2। ठीक है, तो जब ये मान लो B पर है तो ये यहाँ से द्वितीयक तरंगिका है, हाइगेंस के अनुसार निकलेगी और ये अपने मार्ग से विचलित भी होगा। ठीक है, तो इन द्वितीयक तरंगिकाएं जो अपने मार्ग से विचलित होंगी, मान लो इस तरीके से गुजरती है तो यहाँ पर भी जब लंब आप खींचोगे तो यहाँ से जो तरंगें निकलेंगी वो भी विचलित होकर ही निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसी प्रकार हम दूसरा तरंगाग्र खींचे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आएगा। अब यहाँ पर अगर मान लो इस माध्यम में इसकी चाल B1 थी और इस माध्यम में इसकी चाल क्या हो गई, B2, तो जितने समय में B बिंदु से C बिंदु तक ये प्रकाश की तरंग या तरंगाग्र हमारा आएगा तो उतने समय में यह द्वितीयक माध्यम में A से D बिंदु तक मान लेते चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों द्वारा अलग अलग माध्यम में चली गई दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। फिर उससे अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारा आपतन कोण I है अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण हमेशा आपतन कोण होता है। चूंकि ये कितना है टोटल 90, क्योंकि इधर 90 है तो भाई ये भी 90 ही होगा। तो इस कोण को अगर अब ज्ञात करें तो कितना आएगा भाई, कोण टोटल 90 और इतना I है, तो अगर इतना हम टोटल में से घटा दें ये 90 में से तो ये पता चल जाएगा। तो ये कितना आया, 90 माइनस I। क्लियर। अब जब इस कोण की बात करने की बात आएगी, इसको हम मान लेंगे x, क्योंकि ये अविलंब है तो ये 90 डिग्री यहाँ पर बनाएगा। तो यानी इसका और इसका जोड़ क्या है, अविलंब, यानी कि 90 डिग्री। तो इसको अगर हम ज्ञात करें तो क्या होगा, 90 माइनस I और प्लस x बराबर अविलंब यानी कि 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 तो 90 कट गया तो यानी x बराबर हमारा आ गया I। ठीक है, जब x बराबर I आया तो इसी प्रकार अगर ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण R, ध्यान देना, तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसी को देखते हुए 90 माइनस R। ठीक है, और जैसे हमने इसको निकाला I तो वैसे ये भी क्या निकल के आएगा, R। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने का हमारा तरीका कैसा होगा, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे, माना M डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को पृथक करता है, मतलब अलग अलग करता है। यदि पहले माध्यम में तरंगाग्र B1 वेग से और दूसरे माध्यम में B2 वेग से आगे बढ़ता है तब, ठीक है, तब हम क्या करेंगे कि जब पहले माध्यम में B1 वेग से तरंगाग्र आगे चल रहा है और दूसरे माध्यम में क्या नाम B2 वेग से आगे बढ़ता है, तब ऐसी कंडीशन में, बाकी तो हमने चित्र में समझ लिया, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो इसके बारे में कि जब ये
मतलब तरंगाग्र का पी सिरा ए पर पहुंचता है, तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती है और उस समय क्यू सिरा हमारा बिंदु पी पर होता है। तो मान लेंगे, माना कि बिंदु बी से सी तक जाने में जो टाइम लगता है तरंगाग्र को वो t1 है, तो उतने समय में दूसरे माध्यम में जो ए सिरा है वो t समय में डी बिंदु तक पहुंच जाता है। तब बी सी बराबर क्या होगा हमारा, ये हिंदी हमने जो बोली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बी सी बराबर हमारा क्या होगा, चाल गुणे समय, तो चाल हमारी बी और गुणे समय कितना है टी, तो हम क्या कर लेंगे b1 t, ठीक। इसी प्रकार अगर हम द्वितीय माध्यम में इसकी बात करें तो एडी बराबर क्या निकाल लेंगे, एडी बराबर भाई वो भी चाल गुणे समय, तो इसमें चाल हमारी क्या है b2 और समय हमारा वही हमने t मान के टी ही लिया है, ठीक है। तो अगर हम इस त्रिभुज में अब बात करें, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी और दूसरा भी साथ में ले लेते हैं ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में अगर इनमें हम ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, हमें अपवर्तन की व्याख्या करनी है, तो हमें अपवर्तन कोण और आपतन कोण का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, साइन आई को ज्ञात कर लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो साइन आई ये है, तो ये हमारा लंब है, मतलब ये वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण होगी। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटे ए सी, ठीक है। और बी सी को हमने क्या भाई निकाल के रखा है b1 गुणे टी और बटे में ए सी, और हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है, यानी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज ए सी डी में करें तो आर कोण ये है, तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो क्या करेंगे, साइन आर बराबर निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई, कर्ण यानी कि ए डी और बटे में कर्ण ए सी, ठीक है। तो ए डी को हमने निकाल रखा है कि b2 इंटू टी और बटे में ए सी, तो ए सी रखेंगे। इसको हमने समीकरण बना लिया 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को भाग कर देंगे, समीकरण 1 भाग बाई 2, ठीक है। जैसे हम समीकरण 1 को 2 से भाग करेंगे तो साइन आई बटे क्या आ जाएगा, साइन आर। अब ये किसके बटे में होगा भाई, साइन आई बटे साइन आर, तो इतने बटे इतना। तो इधर क्या आएगा, b1 बटे टी बटा ए सी, और इसके लिए क्या आएगा b2 टी बटा ए सी। तो भाई ए सी से ए सी ऊपर गया कट, और टी से टी भी एक दूसरे कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा b1 बटा b2। चूंकि हम लोग जानते हैं कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो मान लेते हैं पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमारा n1 था, तो n1 के लिए क्या आएगा, c बटे v1। अब इसी प्रकार अगर n2 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, c बटे b2। तो अब इनको भी अगर हम भाग कर दे तो क्या आ जाएगा, n1 बटा n2 बराबर c बटे b1 और पूरे के बटे c बटे b2। तो भाई c से c कैंसिल और b2 उलट कर ऊपर चला जाएगा और b1 नीचे। तो इसको उलट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या यही मान हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर कितना भाई, यहाँ b1 बटे b2 हमने निकाला क्या, b2 बटे b1, तो ये उलट कर लिखा जाएगा n2 बटा n1, सही है। अब हमारा जब साइन आई बटे साइन आर आ गया तो जब बराबर n2 बटे n1 आया, और इसको अगर हम इस्तेमाल n लिख दें तो क्या कहेंगे, 1n2, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। और यही हमारा क्या होता है, स्नेल का नियम। अर्थात इस प्रकार हमारा अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दिए गए परिपथ में D1 D2 दो आदर्श डायोड हैं, तो 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये प्लस वाला होगा और ये माइनस, तो अगर हम इधर से चलें तो ये हमारा प्लस सिरे पर आएगा और ये माइनस, और अगर आगे बढ़े तो ये प्लस पर आएगा, ये माइनस। तो ये किसके, कौन से डायोड के प्रतीक हैं, PN डायोड, ठीक है। तो यानी ये P और ये N, ये P और ये N। तो इसको अगर हम डायोड को ध्यान से देखें
तो इसका n सिरा धन से जुड़ा और p सिरा ऋण से, तो ये कौन से क्रम में हो गया? उत्क्रम अभिनत में। ठीक है, अब जब ये उत्क्रम और जबकि ये किस में हो जाएगा? अग्र अभिनत में। तो जो उत्क्रम अभिनत में होता है वो डायोड हमारा काम नहीं करता। तो ये वाला डायोड क्या होगा? इसमें क्योंकि धारा बहती नहीं है उत्क्रम अभिनत में, तो ये काम नहीं करेगा। तो फिर सिर्फ परिपथ हमारा कितना बचा? इतना। ध्यान देना। तो एक ये प्रतिरोध और दूसरा प्रतिरोध है, और दोनों कैसे हो जाएंगे? जब इसको हम हटा देंगे श्रेणी क्रम में। क्लियर? और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो श्रेणी क्रम में चाहे तीनों में हम धारा ज्ञात करें चाहे 5, यानी जो टोटल परिपथ में धारा बहेगी वही दोनों प्रतिरोधों में भी धारा बहती है, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है। तो अब ज्ञात कर लेते हैं धारा को। तो पहले तो हम दोनों प्रतिरोधों को नाम दे देते हैं R1 और R2। तो ये दोनों कैसे रह जाएंगे इसके ना काम करने पर? श्रेणी क्रम में। तो भाई क्या करेंगे? R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक, जैसे हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध हम मान लेंगे इन दोनों का R। तो क्या होता है? R1 प्लस R2, यानी कि 5 प्लस 3 बराबर 8 ओम। भाई 5 और प्लस 3 बराबर 8 ओम हो गया हमारा। जब प्रतिरोध निकल आया तो बचे हमारे पास विभव कितना दिया? 12 वोल्ट। जो इसमें मतलब जो इसमें परिपथ की धारा होगी वही हमारी धारा इन दोनों प्रतिरोधों में भी होगी। तो 3 ओम में उसने धारा की बात की, तो आई बराबर कैसे निकालेंगे? ओम के नियम से B बटे R करके। तो B की भी वैल्यू हमारी जो दी हुई है वो दी है 12 क्वेश्चन में दी, ठीक। और हमने R का मान जो निकाला है वो कितना है? 8। तो भाई 8 4 से काट लेंगे, 4 दूना 4 तिया 12, तो 3/2, यानी कि आई जो हमारा आया अगर इसको भाग करेंगे तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। आप भाग करोगे तो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी किसी सेल का विद्युत वाहक बल वो ऊर्जा होती है जो पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में समर्थ हो, ठीक है, या खर्च होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 9 है। कह रहा है कि जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 1 फैराड धारिता वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी। तो जब 1 फैराड वाले गोली चालक वाले धारिता, तो इसमें हमें दिया क्या? C बराबर 1 फैराड। अब R बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क। तो चूंकि बिलगी गोली चालक की धारिता का मान सूत्र होता क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यही तो होता है। तो यहाँ से हमें चाहिए R, तो R बराबर क्या निकलेगा? ये बटे में आ जाएगा C बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है 1 इंटू कर सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ और गुणे C, और C की वैल्यू हमें भाई दी है 1 फैराड, यानी आंसर आया 9 × 10⁹ मीटर, ठीक है, सॉरी हाँ 9 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इनका बाएं हाथ का नियम क्या होता है? यदि अंगूठे के पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और दूसरी धारा की दिशा में होती है, तो ऐसी स्थिति में चालक पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होता है, ठीक है। ये हमारा फ्लेमिंग का नियम है। तो इसको FBI करके आप याद कर लीजिए।